These are the answers to the question. आज मैंने एक जो मिनी होमवर्क आपको दिया, ऑल्दो सारा हमने कर लिया है, बट स्टिल यू कंप्लीट द प्रॉब्लम. These are done. Obviously ए बी और ई एफ बराबर ही होने चाहिए. हमने ये हमारी एक इक्वेशन भी थी, ए बी इज इक्वल टू ई एफ, तो ज़ाहिर है वो सेम ही आना चाहिए, एंड सी डी विल हैव दिस वैल्यू. सो प्लीज check this out and make sure that you get the answers. Okay, now any questions regarding axial or before that anything? Sir जी जी बोलिए. सही 0.7 हमने स्टील में क्यों ऐड किया, ये नहीं समझ आई. किस में ऐड करना चाहिए सर? एल्यूमिनियम. अच्छा अच्छा चलिए ये कर लें. आपको इक्वेशन का मतलब पता है क्या होती है? व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि ये दो पलड़े हैं जो बराबर हैं. जी सर. ठीक है ना? ठीक है. तो ये मुझे बताइए कि एल्यूमिनियम में ज्यादा डिफॉर्मेशन होती है स्टील में? ओवरऑल ज्यादा डिफॉर्मेशन किस में होती है? एल्यूमिनियम में. इसके एल्यूमिनियम में ज्यादा होती है ना. ठीक है, एल्यूमिनियम में ज्यादा होती है ना, आप खुद कह रहे हैं. जी सर. लेट्स से 10 kg एल्यूमिनियम है और स्टील में फिर 8 kg होगा, है ना? कम है ना मतलब? यस सर. अच्छा, आप ये कह रहे हैं, ये इक्वेशन भी लिखी हुई है, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ 8 है, यहाँ 10. डिफरेंस क्या है? 2 का डिफरेंस 2 का है ना. एक ज्यादा कितना ज्यादा है? 2. आप ये कह रहे हैं कि मैं जहां ज्यादा है उधर ही 2 और भी ऐड कर दूं. आप बेसिकली ये कह रहे हैं. ये इक्वेशन तो फिर नहीं होगी ना जी. इक्वेशन तो ये है कि जहां ज्यादा है उधर वैसे ही रहने दिया जाए, जहां कम है उसमें 2 ऐड. इक्वेशन का मतलब ये है कि बोथ आर इक्वल. तो जो कम वाला है, जो आप खुद कह रहे हैं स्टील में कम होती है, उसमें ऐड करेंगे ना, सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू द डिफॉर्मेशन इन द अदर वन. समझे पॉइंट? इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए. क्लियर है? जी सर. जब इक्वेशन आप कहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो जो कम है उसमें डालेंगे तो वो बराबर होगा ना, ज्यादा में डालेंगे तो और डिफरेंस बढ़ जाएगा. बल्कि समझ गए? जी सर, बिल्कुल. थैंक यू सर. हो गया. आगे चलें. और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? ये क्वेश्चन तो खैर एक हमने वैसे ही एक बाय वे ऑफ समेशन किया था कि और भी चीज़ों को मैंने कुछ रिजिड बॉडी क्या होती है. और चलें, ये पॉइंट भी अच्छा आ गया. ये गैप का, ये देखें, ये वाला मामला जो है ना, ये सिर्फ जो भी मैंने बात की, इन मामलात में भी ऐसे ही है. फॉर एग्जांपल ये एक 1 है, ये 2 है. आप ये कहते हो कि अगर तो ये गैप 0 होता तो फिर तो आप कहते हो ना कि इंक्रीज इन 1 विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन. ये तो ठीक हो गया ना. अब इंक्रीज इन 1 इज नॉट इक्वल टू डिक्रीज इन द अदर, बट द गैप रोल प्लेज अ रोल. ठीक है, तो ये गैप भी आप नोट कीजिएगा कहाँ रोल प्ले. यहाँ बिल्कुल ऐसे कर, जो चीज ज्यादा होगी ना, जो चीज ज्यादा होगी उस, यानी जो दूसरा जो चीज कम होगी उसमें आपने ऐड करना होगा गैप को, या जो ज्यादा होगी उसमें से माइनस करना होगा, सो दैट बोथ थिंग्स आर इक्वल. ठीक है ना? ये जो पॉइंट है ये बाकी भी जगह पे वैलिड है. इसी तरह कुछ एक दो और पॉइंट थे कि हम ये सुपरपोजिशन कहाँ लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि देखिए ना वो सवाल सादे वाले जो थे उसमें तो ठीक है ना, आपने बस या सुपरपोजिशन लगा ली या वो कर लिया. अब इस पॉइंट में ये जो अक्सर सवाल है उसमें एक तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ना, कि FAL माइनस F स्टील 1 माइनस F स्टील 2 इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम इक्वेशन. इस तरह मोमेंट इक्वेशन लगाएंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट द सेंटर, तो जाहिर है स्टील 1 और स्टील 2 में फोर्सेस बराबर आ जाएंगी. ये सिमेट्री भी हमें यही कहती है. ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक हो गया. अब जब कंपैटिबिलिटी की बात आती है, तो ये जो कंपैटिबिलिटी की इक्वेशन है, दिस इज जनरल इक्वेशन, यानी इसमें कोई सुपरपोजिशन का रोल नहीं है. ये सुपरपोजिशन समझ रहे हैं क्या है? सुपरपोजिशन ये होता है मैं एक चीज को भी मैं पहले लगा लूं, फिर मैं उसको दूसरे वाला पार्ट, एक थर्मल इफेक्ट है, एक फोर्स है, इनको अलग अलग कर लूं. ये हम करते रहे ना, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है. ये तो जनरल बात है कि जी जब तक 0.7 नहीं होगा तब तक तो कोई मसला नहीं है, उस वक्त तक तो वैसे ही प्रॉब्लम ही नहीं है. लेकिन जब 0.7 हो जाएगा, गैप फिल हो जाएगा, उसके बाद स्टील और एल्यूमिनियम में इसके बाद जितना भी ट्रांसफॉर्म होना है दोनों ने बराबर ही होना है. ये इक्वेशन का हैज नथिंग टू डू विद सुपरपोजिशन. अच्छा, अब यहाँ तक तो ठीक हो गया. अब जब लेकिन, और ये नट वाले सवाल जो इससे पहले किया था वो भी ऐसा ही था. अब जब ये लिख लिया आपने इक्वेशन, अब इसके बाद डेल्टा स्टील को डील करना है ना, डेल्टा एल्यूमिनियम को डील करना है ना. अब इनको डील करते वक्त सुपरपोजिशन लगा देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट. और वो क्या है कि जी
आप कहते हो इसको मैं स्टील में बेसिकली दो इफेक्ट्स हो रहे हैं, एक एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर और फिर एक फर्दर एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ फोर्स, क्योंकि स्टील बिकॉज ऑफ दैट लिंक, रिजिड बॉडी लिंक, आपने नथी टांगे बांध दी एल्यूमिनियम का उसकी, अब वो उस पर वो भी असर किया है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से दोनों टेंशन में, यानी एक दोनों में एक्सटेंशन होनी है, दोनों प्लस साइन के साथ, अल्फा डेल्टा टी एल भी वो प्लस साइन के साथ इसलिए क्योंकि उसके टेम्परेचर पॉजिटिव है, ठीक है, उसका कोई ताल्लुक उसके साथ टेंशन फोर्स तो है ही नहीं उसमें तो क्योंकि डेल्टा टी इज पॉजिटिव, सो इट इज इंक्रीजिंग, तो इट्स लेंथ शुड इंक्रीज, वो तो पॉजिटिव आएगा ही, बट इसमें जो फोर्स जो जनरेट हो रही है वो भी टेंशन है, तो वो भी प्लस एफ एल हो रही है, ठीक है। अच्छा एल्यूमिनियम को देखें, एल्यूमिनियम में भी दो ही कंपोनेंट्स आएंगे, एक अल्फा डेल्टा टी, वो तो प्लस ही होगा, जाहिर है वो पॉजिटिव डेल्टा टी है, बट नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द एफ एल ओवर ए, तो एल्यूमिनियम का एफ एल ओवर ए विल बी नेगेटिव बिकॉज एल्यूमिनियम को कंप्रेस किया जा रहा है, एल्यूमिनियम तेज भागने वाला बंदा है, इसके साथ आपने एक स्लो बंदे को डाल दिया, वो उसको ड्रैग डाउन कर रहा है, उसको यानी वो जितना उसमें एनर्जी थी उतना वो नहीं भाग सकेगा, उसको पीछे का, तो इसलिए यहाँ माइनस साइन है। ये अब सुपरपोजिशन, ये दोनों एप्लीकेशन सुपरपोजिशन की, एक आप फोर्स का इफेक्ट देख रहे हो और एक आप टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हो। अच्छा और टेम्परेचर जीरो कर दें, जीरो मीन रूम टेम्परेचर पे 30 पे ले आए, तो फिर ये दोनों चीजें गायब हो जाती है, ना सिर्फ डेल्टा टी की वजह से चेंज लेंथ नहीं आता, लेकिन जब वो चेंज ऑफ लेंथ नहीं आता बिकॉज ऑफ डेल्टा टी, तो फिर वो आपस में वो चैप्टर्स भी नहीं आती कि जी मैं तेज जाना चाहता हूँ, तो वो दोनों ही गायब हो जाएंगे, तो फिर नो स्ट्रेस, जब फोर्स ही नहीं आएगी, स्ट्रेस का ताल्लुक तो फोर्स के साथ है ना, उसका ताल्लुक कोई डेल्टा अल्फा डेल्टा टी एल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है उसका स्ट्रेस का, वो तो बस एक स्ट्रेन जैसा प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप के ये करने से, बार बार करने से, प्रॉब्लम रिपीट करने से, नए प्रॉब्लम करने से, एंड ऑफ द बुक आपके बहुत सारे प्रॉब्लम, इन्हीं प्रॉब्लम्स को आप चेंज कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम मैंने गैप के बगैर कराया वो गैप के साथ करके देखें, जो गैप के साथ कराया वो गैप के बगैर करके देखें, ये करने से होगा, ठीक है। चलें जी, एनी अदर क्वेश्चन? इफ नॉट देन आई स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक, इजियर देन दिस, मतलब इसमें मैं एक और खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ, प्रोबेबली बिकॉज इट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑल्सो, और इसमें कुछ थर्मल इफेक्ट्स भी हैं जो आमतौर पर इसके बाद नहीं आएंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि टॉर्जन में थर्मल इफेक्ट्स का कोई इतना लेना देना नहीं होता, मतलब इतना डायरेक्टली, ठीक है, और बहुत सारी और चीज़ें भी आपके लिए फेमिलियर होंगी ना। सो इन अ वे इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट आल्सो इन अ सेंस। आगे जो चीज़ें हैं वो ज़रा बल्कि थोड़ी सी आसान है इसके बाद में, तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अस, ठीक है, तो वी कैन ऑलवेज गो टू दैट आल्सो, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि अब चलना चाहिए उसकी तरफ, ठीक है। चलें जी, तो हम ऐसा करते हैं कि क्लियर कैनवस करके चल लेट्स स्टार्ट टॉर्जन लोडिंग, ये लोडिंग की टाइप है ना। व्हाट वर वी डूइंग बिफोर दिस? एक्सियल लोडिंग। अभी तक आप क्या कर रहे थे? दिस actually this is the external loading. Actually what you were interested in was internal loading. ये लोडिंग तो ऐसी भी हो सकती है, इधर भी लगा दिया इधर भी लगा दिया, ठीक है ना। अल्टीमेटली व्हाट यू वर इंटरेस्टेड वाज कि जब मैं इसका रिजल्टेंट, इन फोर्सेस को तो 10 तरीके उसने लगाने के, यहाँ इन सब का मैं जब रिजल्टेंट लेता हूँ किसी भी सेक्शन पे, तो वो सेंट्रॉइड पे आ रहा है। दिस वाज योर whole assumption. This is the axial problem. अगर इस फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा पॉइंट क्यों इस वर्थ मेकिंग है कि है तो छोटी सी बात, मगर ये फिर आगे चीज़ों पे बहुत इफेक्ट करती है। ये भी तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे रोड लग रहा है ना, ठीक है, इसका मैं सेंट्रॉइड पे एक फोर्स ले सकता हूँ, इसका रिजल्टेंट, बट द प्रॉब्लम इज बिकॉज इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो सेंट्रॉइड पे नहीं है, ये ऑफसेट है ना, तो ये सेंट्रॉइड पे, क्योंकि हमारी सारी थ्योरी जो है वो पी ओवर ए, पी एल ओवर ए ई, वो सारी बेस क्या करती थी कि बिल्कुल प्योर सेंट्रॉइड पे फोर्स होगी। तो अब ये थ्योरी मैं यूज करने के लिए इसको तो कर लूँ, बट द प्रॉब्लम इज एफ एंड एल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, कपल है ना,
इक्वल, अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऐसे लग रही हैं तो कोई कपल नहीं है, क्योंकि कोलिनियर है, जो कि ये केस लेट्स से इसका सेंट्रॉइड ये बन रहा है तो फिर ये ठीक। बट इफ दैट इज द केस देन जाहिर है ये एक कपल प्रोड्यूस हो जाएगा। इस कपल को रोकने के लिए, इसको बैलेंस करना ना, मोमेंट को भी तो एक यहाँ बेंडिंग मोमेंट भी है, तो ये बेंडिंग मोमेंट हमने अभी तक किया नहीं, ये हम करेंगे नेक्स्ट टॉर्जन के बाद बेंडिंग मोमेंट ही है, राइट। बट फिलहाल हम नहीं किया, तो अभी तक हम ये प्रॉब्लम डील नहीं कर सकते। ये अभी तक हम वो प्रॉब्लम डील कर सकते हैं जिनका हम अगर रिजल्टेंट फाइंड करें किसी भी सेक्शन को कट करके, तो वो सेंट्रॉइड पे आता हो और प्योर फोर्स हो, बस कोई मोमेंट ना हो उसमें, ठीक है ना। तो अब इसी का अब थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया कि आफ्टर टॉर्शन वी आर गोइंग टू डू बेंडिंग। तो जब बेंडिंग करेंगे तो उसमें बेंडिंग मोमेंट को डील करना आ जाएगा ना, तो फिर बेशक जो मर्जी फोर्स आ जाए फिर हम डील कर लेंगे उसको, ठीक है। बट एट द मोमेंट वी कैन नॉट डू इट, ठीक है। एक चीज, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज टॉर्शन। टॉर्शन में लोडिंग इज ऑफ दिस टाइप, ठीक है। इसको मैं और अच्छा बनाऊंगा, अगर ये कुछ अजीब सा बना दिया मैंने, let me be a little more careful about this. ये I think it's a better representation. जिस तरह इस एक्सियल में इसकी कोई वैल्यू नहीं, what is this? This is no system. एक फोर्स से कुछ नहीं होता, ये नहीं कुछ नहीं होता मीन्स बहुत कुछ होता है, बट एक फोर्स हैज नथिंग टू डू विद मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। मतलब इसमें ये है कि ये if this just this one force, then there will be net force F is equal to F, and if there is F, then there is acceleration, ठीक है ना। मैथ तो हर बॉडी का होता ही है, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लग रही है ना, ये जो हम कहते हैं F is equal to ma, this F is unbalanced force, unbalanced force तो हर जगह दुनिया में है। फोर्स तो फॉर एग्जांपल ये वॉल है, इधर आपने फोर्स लगा रही है, तो क्या आप कहेंगे कि ये इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है? नहीं हो रही ना प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इसलिए प्रोड्यूस नहीं हो रही कि इफ आई सी इट केयरफुली, इट इज नॉट जस्ट एफ, दिस इज, इधर एफ है तो इसको बैलेंस करने के लिए ये वॉल भी तो एफ दे रही है ना। तो अगर इस एफ बैलेंस बाय एफ, तो नेट फोर्स समेशन ऑफ एफ ये जीरो है। नेट फोर्स जब जीरो है तो फिर एक्सेलरेशन भी जीरो है। ये जीरो है तो फिर ये भी जीरो है। मैथ होता रहे अपनी जगह, जितना मर्जी मैथ हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक जो बॉडी यूं है पड़ी हुई है, उस पर एक फोर्स लग रही है बस, और उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी फोर्स नहीं है, तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये डायनामिक्स का प्रॉब्लम। डायनामिक्स हमारे प्रॉब्लम सारे क्या थे? जब ये फोर्स लगती थी तो यहाँ वॉल होती थी, और वॉल क्या देती थी? यही फोर्स। तो फिर इसलिए ये जो आपका टॉर्क, एक अप्लाइड टॉर्क आएगा ना, वो तो इस केस में जाहिर है टॉर्जन में तो टॉर्क होगा ना, फोर्स तो नहीं होगी। तो इसको रोकने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए एक और टॉर्क, बैलेंसिंग टॉर्क आना चाहिए। अदरवाइज फिर ये वही प्रॉब्लम है जो रिजिड बॉडी मोशन, यानी ये रिजिड बॉडी मोशन है, डायनामिक्स में ये चल पड़ेगा एक्सेलरेशन के साथ। इस केस में अगर ये नहीं है तो ये फिर घूमना शुरू हो जाएगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता तेज घूमना शुरू हो जाएगा। जैसे if it is at rest and you apply a force here, तो at rest है, तो in the next instant, because the acceleration is there, there will be some velocity, but that acceleration is constantly increasing. क्यों? acceleration increasing नहीं करेगा, acceleration constant है, लेकिन speed इसका मतलब हर सेकंड इंक्रीज हो रही है। acceleration क्या मतलब है? मीटर पर सेकंड, यानी अगर 2 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड इंक्रीज हो रही है, ये एक्सेलरेशन है। तो ये शुरू में स्लो होगा, फिर तेज होता जाएगा, और एकदम चलते 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 बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह ये भी अगर शाफ्ट है तो इसको अगर आप खाली एक टॉर्क दे देंगे ना, खाली, और बैलेंसिंग टॉर्क नहीं होगा कोई, तो ये बस फिर पहले थोड़ा स्लो होगा, पहले रेस्ट पे होगा, फिर थोड़ा स्लो होगा, फिर करते 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 तेज होगा। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी, इसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कह देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यही है। लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगी, बट अगेन दिस इज अ डायनामिक्स प्रॉब्लम। हमारा मसला क्या है? यू अप्लाई टॉर्क एंड देन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट बैलेंसिंग टॉर्क, ठीक है। तो ये एक ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, देन मैं हर चीज एक्सियल के एनालॉजी के साथ आगे बढ़ाऊंगा। एक्सियल का आपको पता है, जब एक्सियल लोडिंग लगती है, व्हेन देयर इज एक्सियल लोडिंग लाइक दिस,
then what are you interested in actually? Two things. दो चीजें में इंटरेस्टेड है ना अभी आप पूरा मतलब पूरा अपने एक किस्म का एक सेमेस्टर का एक बड़ा हिस्सा दो चीजें की हैं बेसिकली. एक एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इसमें स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होता है एक चीज, और दूसरी चीज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इसमें चेंज इन लेंथ कितनी प्रोड्यूस होती है. ये दो चीजें बेसिकली. और याद करें हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन और स्टेबिलिटी, ये तीन चीजें, स्ट्रेस स्ट्रेन स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी तो खैर एंड में मैकेनिज्म मटेरियल्स 2 में हम पढ़ेंगे कि एक चीज भाग जाए वो लोड ले ही ना, वो उसका क्या होता है वो देखेंगे. ये लोड ले रहा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह भागा नहीं, ठीक है, तो डटा रहा, ठीक है ना. तो जब लोड लेता है तो फिर आसान नहीं है ना लोड लेना. लोड लेने का मतलब ये है कि उसमें स्ट्रेस की वैल्यू जनरेट होती है. जब स्ट्रेस की वैल्यू जनरेट होती है तो फिर जाहिर है वो मटेरियल यील्ड कर सकता है, टूट सकता है, ठीक है. वो हमने वी हैव टू मेक श्योर इट डजंट ब्रेक, इट डजंट यील्ड. हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यील्ड कर गया, फेल हो गया. अच्छा, सिर्फ ये फेलियर नहीं होता, एक चीज होता है यील्ड ना करे लेकिन उसकी डिफॉर्मेशन इतनी ज्यादा आ जाए कि वो हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं है. वी डोंट वांट टू यूज दैट थिंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस जिसमें रिजिडिटी ना हो. मतलब यील्ड नहीं कर रहा, वो आप लोड उठाएंगे तो वापस वो जीरो पे चला जाएगा, बट व्हाइल द लोड इज देयर देयर इज टू मच डिफॉर्मेशन. तो ये दो चीजें कर रहे थे ना. तो बिल्कुल ऐसे ही जब आप ये करेंगे नाउ यू विल बी इंटरेस्टेड इन अगेन स्ट्रेस. लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा, साबित करूंगा कि स्ट्रेस इस बार शियर स्ट्रेस होगा. शियर स्ट्रेस आपको पता है क्या चीज़ होती है, कि हम चीज़ें पढ़ चुके हैं. शियर स्ट्रेस होता है स्लाइडिंग टाइप स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस होता है जो खींचता है. ये नज़र आ रहा है ना, दिस नज़र आ रहा है कि ये कोई भी इस तरह चंक उठा लूँ तो इट विल इंक्रीज इन लेंथ. तो कोई लाइन होगी वो बढ़ जाएगी, स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन का आएगा, तो स्ट्रेस भी उस डायरेक्शन में, ठीक है. इधर क्या होता है, इधर सेक्शन स्लाइड करते हैं. विल डिस्कस दिस इन डिटेल. यहाँ पे शियर स्ट्रेस आएगा, बट अगेन द प्रॉब्लम इज टू फाइंड स्ट्रेस. अच्छा, फिर इधर जो डेल्टा था चेंज इन लेंथ, इधर चेंज इन लेंथ का तो कोई सवाल नहीं ना. एक शाफ्ट है, अच्छा इसको हम रॉड या बार कहते हैं और इसको हम शाफ्ट कहते हैं. नॉट बिकॉज ऑफ देयर ज्योमेट्री, यानी ये बॉडी जो है सर्कुलर प्रिज्मेटिक, इसको मैं खाली बॉडी देख के नहीं बता सकता कि इज इट अ शाफ्ट और अ रॉड और अ बीम. इट कुड बी एनीथिंग. व्हाट मेक्स इट अ बीम और अ रॉड और अ शाफ्ट और अ बार, मतलब बार और शाफ्ट, रॉड तो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि ज्योमेट्री के साथ ताल्लुक है. आमतौर पे बार हम नॉन सर्कुलर को कहते हैं. खैर अगेन ये वो है, रॉड सिलिंड्रिकल आमतौर पर होता है, ठीक है ना. बट द थिंग इज दीज टू थिंग्स, रॉड और बार इज व्हेन यू आर अप्लाइंग अ लॉन्गिट्यूडनल लोड जिसमें एक्सटेंशन या कंप्रेशन होती है. एक्सियल प्रॉब्लम जो आप अभी तक करते आए हैं. इसी बॉडी को उठाकर आप टॉप दे दें, नाउ इट बिकम्स अ शाफ्ट. इसी बॉडी को उठाकर आप लैटरल लोडिंग कर दें, यानी ऐसे ये बॉडी है, इस पर लोडिंग आप ऐसे ना लगाएं, ऐसे लगाएं, लॉन्गिट्यूडनल के बजाय लैटरल लोडिंग, ट्रांसवर्स लोडिंग भी कह सकते हैं. देन इट बिकम्स अ बीम, ठीक है. ये खैर ये हम जब बेंडिंग करेंगे तो ये these are the basic three things, rod और bar, shaft and beam. These three things are basic. ये चीज़ों समझ जाए तो बाकी combinations है. इसका मॉम 2 में आप देखेंगे कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो beam भी है at the same time shaft भी है, वो आप देखेंगे. बल्कि there are very few things which are purely beam और shaft, मतलब हर चीज़ में थोड़ा बहुत अक्सर element mixing होती है, ठीक है. तो वो then we'll do that, combined loading उसको हम कहते हैं, we'll do that, ठीक है. अब इसमें सवाल ये है कि जब ये let me bring some diagram to make my point clearer. Yes, I think this will do. इसमें वो सवाल तो पैदा नहीं होता कि चेंज इन लेंथ कितनी होगी. भाई चेंज इन लेंथ तो तब हो ना जब आप एक्सियल लोडिंग करें. तो एक एक्सियल लोडिंग अगर होती तो मैं कहता ये टोटल लेंथ है और मैं इस तरह लोड लगाता हूँ तो अब जाहिर है ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना. तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, पहले ये था तो नाउ इट बिकम्स, तो ये चेंज, ये तो तब समझ में आती है ना बात. चेंज इन लेंथ का कोई सवाल ही नहीं है, आप इसको टॉप दे रहे हैं, ठीक है. इसमें डिफॉर्मेशन क्या होती है,
इसकी जो डिफॉर्मेशन होती है वो चेंज ऑफ एंगल होता है। यानी आपने एक सेंटर से एक रेडियल लाइन लगाई, इधर भी सेंटर से वही रेडियल लाइन लगाई, अब आपने इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, नाउ यू अप्लाई टॉर्क, यहाँ इसको फिक्स कर लें तो जाहिर है वो ऑपोजिट टॉर्क आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जब ये आएगा तो नाउ दिस will become the same line will now become like this, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है ना, दिस इज योर डिफॉर्मेशन एंगल फाई, ठीक है। तो इसमें जाहिर है डेल्टा नहीं होगा, फाई होगा, ठीक है ना। तो अब याद कीजिएगा एक्सियल प्रॉब्लम में फोर्स और डेल्टा का एक रिलेशनशिप था, FL ओवर, आज भी हमने देखा है इसको, FL ओवर AE, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पर फाई का एक रिलेशनशिप चाहिए होगा विद टॉर्क। और मैं आपको बताऊं बड़ा मजे का कि मैं सिर्फ आपको एक अभी ट्रेलर दिखाते हैं ना, वो मैं डिराइव करूंगा, बट मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देना चाहता हूँ कि क्या चीज निकलेगी। TL ओवर JG, वेरी सिमिलर, लेंथ, फोर्स, यहाँ फोर्स नहीं होगी जाहिर है, क्योंकि यह तो मिलीमीटर में था ना, तो ये लेंथ, चेंज इन लेंथ थी, तो यहाँ फोर्स भी इसी तरह एक्सियल होगी। तो यहाँ तो एंगल है, चेंज इन एंगल इन रेडियंस, तो जाहिर है उसका ताल्लुक तो टॉर्क से होगा ना, उसका ताल्लुक फोर्स से, फोर्स तो है ही नहीं ऐसा सिस्टम में उस तरह की फोर्स, ठीक है, एक्सियल फोर्स। अच्छा, E यंग मॉडुलस, यहाँ पे शेयर मॉडल, ये भी हम डिस्कस सारा कुछ करेंगे। A ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। सो ये एक तो ये हमारा एक गोल होगा, ठीक है। चैप्टर को करने में एक गोल तो हमारा ये होगा टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये जो फाई है इसको एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं, जिसको हम वहां पे डिफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है, फाई, ओके। नंबर 2, फाइंड द रिलेशनशिप between torque and stress। अच्छा, इस केस में shear stress, यानी उसमें क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू F ओवर A था ना, इसमें हमें टॉ इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टॉर्क, मतलब मैं कितना टॉर्क दूं तो क्या स्ट्रेस पैदा होगा, ये हमने मालूम करना। ये हमारा एक गोल हमारा इस चैप्टर में, मतलब मेजर गोल, ये दो बड़े गोल हैं जैसे उसमें थे, ठीक हो गया। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट वो ये कि ये जो फर्क है वो ये है कि यहां तक तो बात ठीक थी कि डेल्टा PL ओवर AE, यहाँ पे फाई TL ओवर JG, बड़ा सिमिलर आ गया। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेस था ना वो P ओवर A था, यहाँ जो shear स्ट्रेस होगा ना वो एक चीज होगी, इसको हम इट विल डिपेंड ऑन द रेडियस, ठीक है। इट इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑन द होल सेक्शन। वेरिएबल, जब वेरिएबल होगा तो इट मींस, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं आपको, वेरिएबल होगा तो इट मींस देयर इज a distribution of stress, ठीक है। ये मैं अभी इस पॉइंट पे मैं आऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है। अच्छा, नंबर 3, तीसरी चीज, we'll do both, ये आपके लिए बड़ा इजी है, statically determinate as well as indeterminate problems। ये बिल्कुल वैसे ही है। डिटरमिनेट प्रॉब्लम वो है जिसमें इक्वेशंस आर इनफ टू कैलकुलेट स्ट्रेसेस एवरीथिंग। If there are more constraints than are necessary, then you need some
compatibility equation, because equilibrium equation will not be sufficient. There will be two unknowns, for example, and one equation. For example, you cannot do anything, so you need another equation. ठीक है ना? तो ये हमारा एक मतलब ये बड़ा जो हमारा जो है ना वो चंक, वो तो ये है, ठीक है। अच्छा, अब जरा आइए एक पॉइंट के ऊपर, ये जो वेरिएबल की बात की, ठीक है ना, why is मतलब what is the significance of this? अभी याद कीजिएगा, अगेन मैं एक्सियल प्रॉब्लम से आपको बताऊंगा। ये तो अप्लाइड लोड है, जब आप इधर यूं काट देते हैं इसको, what happens is this, यहाँ तो अप्लाइड लोड है, अंदर तो एक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अंदर तो एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है हर पॉइंट पर। ये तो नहीं कि किसी एक पॉइंट, ये तो हम स्टैटिकली कह देते हैं कि ये इसका जो, अगर इसको मैं सॉरी स्टैटिक्स में अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो इंटरनल लोडिंग भी मैं एक सेंट्रॉइड पे पी से शो कर, पी डैश कहते चलें, विच इज इक्वल टू पी इन दिस केस। बट ये कोई ऐसे तो नहीं होता कि किसी मटेरियल के बिल्कुल सेंट्रॉइड पे बस एक फोर्स लग रही होती है, ऐसे नहीं, पूरा मटेरियल प्लेज अ रोल, ये सारा मटेरियल लेता है ना लोड को। वो याद कीजिए वो जो मैंने कहा था स्ट्रेस लाइन जैसे चलती हैं, यहाँ पे तो हो सकता है कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड काम हो, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके सेंट वेरेंस प्रिंसिपल याद कीजिएगा, पूरा अगर पूरा सेगमेंट या पूरा सेक्शन, पूरा एरिया लोड नहीं लेता, अगर नहीं ले, फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, लेट्स से हम कहें कि यार ये जो एक्सटर्नल लोड हम लगाते हैं ना, वो इंटरनल भी लोड ऐसी बस सेंटर पॉइंट पे बस एक पॉइंट होता है जिस पे सारा लोड लगता है, तो फिर तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एब्सर्ड। फिर तो हम ये क्यों ऐसे करते हैं कि यार ये लोड ज्यादा है तो इसमें जरा बड़ा सेक्शन यूज कर लेते हैं, डायमीटर बड़ा यूज कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज वी नो that the bigger the section, there will be more area to take the load, so the stress will become low. ठीक है ना, ये बात बड़ी obvious ही बात है। अदरवाइज तो एक पतली सी एक नीडल टाइप ले लें, चाहे लोड ज्यादा कम है, सेंटर नहीं लोड पिक लोड लेना, ऐसी बात नहीं ना। तो ये जो हम स्टैटिक्स में ये पी, ये जो होता है ना, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन है, असल में रियलिटी में पूरी बॉडी लोडेड होती है। तो अगर इस बॉडी पे लोड होता है एट एवरी पॉइंट, ठीक है, तो ये तो जाहिर है लोड एट अ स्ट्रेस एट अ पॉइंट है, ठीक है ना। तो P को बैलेंस करेगा स्ट्रेस एट दैट इनफिनिटेसिमल एरिया इफ यू इंटीग्रेट इट ओवर द होल एरिया। यानी आप बेसिकली क्या कह रहे हैं, इस सारे ये सेक्शन है, इस सारे पे एक स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि वो डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ी देर में मान लेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कांस्टेंट नहीं, थोड़ी देर में मान लेंगे। What is the total force that is being withstood by this section? वो आप ये कहेंगे कि आप एक छोटा सा एरिया लें DA, इस पे देखें स्ट्रेस क्या है, बिकॉज स्ट्रेस इज एट अ पॉइंट, और उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें, ये DF आ जाएगा आपके पास, DF इस पे फोर्स जितनी लग रही है, और हमें चूंकि इस पूरे सेक्शन पे चाहिए तो आप इसको एरिया से इंटीग्रेट कर दें, तो दिस इज द टोटल फोर्स taken by this, and this total force must balance this external force। ये है ना, तो ये बेसिकली ये, और हम फिर इसमें फिर हमारा ये था कि हम ये कहते थे कि सेंट वेरेंस प्रिंसिपल कहता है कि if you remove your attention sufficiently far away from the application of load, तो ये सारा जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा इक्वली यानी उसको लेता है। तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट हो जाता है सिग्मा, सिग्मा इज नॉट अ वेरिएबल। अगर वेरिएबल नहीं रहता, कांस्टेंट हो जाता, तो आप इसको आराम से एरिया से बाहर निकाल सकते हैं, एंड देन व्हाट यू गेट इज, मैंने पूरा आपको डेरिवेशन एक किस्म की करा दी, दिस इज ए, तो सिग्मा ए इज इक्वल टू पी एंड सिग्मा इज इक्वल टू पी ओवर ए। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस पॉइंट पे कहीं पे भी इधर 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 यानी जहां मर्जी जिसमें मर्जी पॉइंट पे करूंगा तो वो सिग्मा कांस्टेंट ही है, हेंस पी ओवर ए जस्ट टेक टोटल लोड डिवाइड बाय टोटल एरिया, हर जगह सेम है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जरा आए वेयर टॉर्जन इज डिफरेंट। यू मस्ट नॉट एक्सपेक्ट एवरी प्रॉब्लम लाइक दिस। ये एक्सियल प्रॉब्लम इज अ स्पेशल केस जहां पे ये ऐसे हो जाता है, टॉर्जन में ऐसे नहीं होता। अब ये देखिए, टॉर्जन में भी ये अप्लाइड एक्सटर्नल टी, जैसे उसमें ये पी था, इसमें ये, ठीक है। अच्छा, जिस तरह इस पी को इंटरनल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं उसने बैलेंस किया था, इधर भी इंटरनल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करना चाहिए।
ठीक है ना, ठीक हो गया ना। अच्छा, ये मैं इसकी डिटेल में इसको मिसलीडिंग हो जाएगा, आई ड्रॉ इट। ओके, नाउ टेक दिस सेक्शन। अब ये याद रखें कि इधर ये टोटल टी को बैलेंस करना है इस इन वट एवर द फोर्सेज आर जनरेटेड हियर, टॉर्क क्रिएट होना चाहिए, बैलेंसिंग टॉर्क। जैसे अप्लाइड फोर्स था तो बैलेंसिंग फोर्स जनरेट होनी चाहिए, राइट। अब बैलेंसिंग टॉर्क जनरेट होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात ध्यान में आनी चाहिए। लेट्स से यहाँ पे शियर स्ट्रेस ही आएगा, जाहिर है स्लाइडिंग हो रही है, टू बॉडी स्लाइड विद ईच, इसमें कोई लंबाई खिंचाएगा तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो ये टॉर्क लेट्स से एट एवरी पॉइंट इट इज डिफरेंट, एंड इन दिस केस यस इट इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि इफ आई टेक डी ए इनफिनिटेसिमल पॉइंट, वन पॉइंट एरिया डी ए इनफिनिटेसिमली स्मॉल, तो इसका मतलब है कि जो फोर्स जनरेट होगी जो इन द सेक्शन यानी सेक्शन के अंदर ही होगी, वो होगी डी एफ विल बी टॉ डी ए, ठीक है ना। अच्छा, ये भी ठीक हो गया। अब टोटल, व्हाट इज द टोटल टॉर्क रेजिस्टेड बाय दिस सेक्शन, जाहिर है वो होगा डी एफ को मैं अगर पूरे एरिया पे इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है। तो देन यू गेट बेसिक, सॉरी हाँ ये ठीक है, ये बात ठीक है, बट लेट मी ऐड वन मोर थिंग, इसको नहीं करना चाहिए मुझे इस पे टॉर्क लाना चाहिए। अभी तो मैं फोर्स तक पहुंचा हूँ, ये देखें टॉ डी ए, ये आपके पास डी एफ आ गया, ठीक है। अब डी एफ जाहिर है इन द सेक्शन ही होगा, ये आउटसाइड सेक्शन नहीं है। अच्छा, ये डी एफ, अच्छा, अब व्हाट इज द टॉर्क क्रिएटेड बाय दिस, सेंटर से यहाँ पे लेट से इसका कोई जो भी रो कह दें, जो भी डिस्टेंस है वो भी एक वेरिएबल है ना, रो। देयर आर इनफिनिटेसिमल नंबर ऑफ पॉइंट, मतलब बहुत सारे इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट, हर पॉइंट का एक डिफरेंट रो होगा, ठीक है। तो अगर मैं डी टी की बात करूं, डी टी यानी इस टॉर्क क्रिएटेड बाय दिस फोर्स व्हिच इज इन द सेक्शन, दैट विल बी रो डी एफ, ठीक है ना, यानी कि रो टॉ डी, ये आ गई टॉर्क एट वन पॉइंट। अच्छा, अब इस टोटल टॉर्क को बैलेंस करने के लिए इस पूरे सेक्शन पे कितना टॉर्क आएगा, दैट वुड बी टोटल टॉर्क शुड बी इक्वल टू पूरे एरिया पे, यानी कि रो टॉर्क, इसको मैं इंटीग्रेट कर, यानी इंटीग्रेट ही करेंगे ना, एंड ऑल द फोर्स दैट, ऑल द टॉर्क दैट इज टेकन बाय दिस सेगमेंट विल बैलेंस दिस, हर सेगमेंट पे ऐसे ही, ठीक है। नाउ द थिंग इज, ये तो बड़ी ऑब्वियस ही बात है कि जो एक्सियल प्रॉब्लम था उसमें तो हमने जो बात कही थी कि एफ है कि जो काटेंगे तो हमने कहा था सिग्मा डी ए ओवर द होल एरिया, तो वहाँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं था जैसे यहाँ पे रेडियस यानी फ्रॉम द सेंटर टू द डिस्टेंस ऑफ दैट, ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो देखिए ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी तो इट वाज पॉसिबल कि सिग्मा बाय, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दिस डेल्टा दिस रो बाय डेफिनेशन सेंटर पे रो का वैल्यू 0 है, यहाँ एक्सट्रीम पे रो की वैल्यू रेडियस है, एंड इन बिटवीन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इसका मतलब है कि पहली बात तो ये है कि ये जो हमारा स्ट्रेस है ये कांस्टेंट नहीं हो सकता इस केस में, देयर विल बी, ये हम आगे जाके प्रूव करेंगे फॉर्मूले में कि नहीं, मैं आपको सिर्फ एक इंडिकेशन अभी दे रहा हूँ कि ये इन द एंड तक अगर मैं आपसे कहूँ कि यार यहाँ पे स्ट्रेस मालूम करो क्या इस पॉइंट पर, व्हाट इज द स्ट्रेस हियर, या फिर मैं कहूँ नहीं इधर बिल्कुल एज जहाँ पे एंड है रेडियस वहाँ पे क्या है, तो या बिल्कुल सेंटर में क्या है, तो पहली बात तो ये है कि इनके आंसर डिफरेंट है। दिस वाज नॉट द केस इन एक्सियल प्रॉब्लम में, यहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम था, मतलब रेडी प्लेन के अंदर उसकी लोकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। सो किसी भी पॉइंट पे सेम था, यहाँ
इट विल डिपेंड ऑन दोज थिंग। ये भी मैं सिर्फ आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ, अभी हमने इसको प्रॉपर डिराइव करना है। अभी मैंने आपको एक्सप्रेशन नहीं दे रहा कि क्या होगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ व्हाट विल बी डिफरेंट एंड व्हाट विल बी द सेम। कुछ चीजें मैंने बताई ना, जैसे TL ओवर JG विल बी वेरी सिमिलर टू दैट, और हमारा गोल बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है। अच्छा, अब आए जरा एक और पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज अनदर लिमिटेशन ऑफ दिस, जो डिफरेंट होगी एक्सियल से, ठीक है। लिमिटेशन, हमारा एनालिसिस, our analysis, and you will appreciate that this was not our problem in axial problems. Our analysis will be limited to circular cross sections. यानी इससे पहले जब हम एक्सियल फोर्स कर रहे थे तो आपसे कोई मसला नहीं था, ये भी ठीक है, आपका फॉर्मूला P ओवर A इस पे भी चलता है, PL ओवर A इस पे भी चलता है, लेकिन इस पे भी चलता है, राइट। कोई मतलब इस पे भी चलता है, एज लॉन्ग एज मतलब बिल्कुल सेंट्रॉइड पे कट करे, सेंट्रॉइड पे अगर रिजल्टेंट आ रहा है तो इट डजंट मैटर व्हाट द शेप ऑफ द सेक्शन इज, राइट। यहाँ इट विल मैटर, सिर्फ ये लेंगे। इसकी वजह बताता हूँ अभी, बट इसको ये मत सोचिए कि ये हो नहीं सकता, स्क्वायर क्रॉस सेक्शंस को भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा एडवांस्ड एनालिसिस है, वो उसके भी तरीके हैं, हम करते हैं, वी डू इट ऑल द टाइम। बट द थिंग इज दैट अगर आप नोट करें कि if we can save our energies here by just focusing on one thing, make it easier for us, does it affect us in the long run? Not very much. उसकी वजह ये जितने भी शाफ्ट्स वगैरह है, शाफ्ट्स आमतौर पर पावर ट्रांसमिशन, इस पे भी हम आएंगे, पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं। बाय डेफिनेशन ऑलमोस्ट द शाफ्ट्स आर ऑलवेज सर्कुलर। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, बेयरिंग वगैरह के अंदर इन्हें चलना होता है, इनके ऊपर गियर वगैरह में फिट होना होता है। मैन्युफैक्चरिंग सर्कुलर रॉड की बहुत इजी, यानी आप देखें ना, एक स्टॉक खरीदा, उसको लेथ में थोड़ा सा टर्न किया तो यू गेट द रिक्वायर्ड साइज, राइट। अगर आपको स्क्वायर्स या कोई और चीज़ चाहिए तो उसको तो आपको कास्ट ही कराना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बाद उसको मिलिंग वगैरह करानी पड़ेगी, इट इज टफ। सो कन्वीनियंस वाइज भी, प्रैक्टिस वाइज भी, हर लिहाज से देखा जाए तो शाफ्ट्स ही आमतौर पर सर्कुलर शाफ्ट्स होते हैं। ऑल्दो ये नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होते। अब जैसे स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर, a big portion of screwdriver is circular usually, but at the end there is some peculiar shape. वो तो उसका मकसद और है ना, इस तरह स्पैनर्स वगैरह है मुख्तलिफ किस्म के, तो एलन कीज वगैरह, तो जाहिर है वो उस तरह सर्कुलर नहीं होती। सर्कुलर होंगी तो वो कैसे ग्रिप करेंगी? देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, बट जनरली स्पीकिंग शाफ्ट की जब बात करते हैं सर्कुलर, तो हमारा बहुत सारा बल्क ऑफ द एनालिसिस कैन बी डन बाय सर्कुलर शाफ्ट। तो इसलिए हम यहाँ थोड़ा इजी करें, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ हमारे इस कोर्स की लिमिटेशन है, ये नहीं है कि ये मैकेनिकल मटेरियल्स में हो नहीं सकता, उसके अपने मेथड्स हैं, राइट। लेकिन उससे ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाती है सिचुएशन, तो हम ज़रा सिंपल रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी ये एक बात ध्यान रखें। अच्छा, अब क्यों, why do we have a problem with one type of section and not with other kind of section? ठीक है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। The assumption just like the assumption in axial problem, ये मैं बार बार आपको एक्सियल प्रॉब्लम की एग्जांपल से दे रहा हूँ कि सारा कुछ इसके ऊपर बेस करता है, टेक्निक वही है। assumption ये थी एक्सियल प्रॉब्लम की कि जो स्ट्रेट लाइन है, ये दो स्ट्रेट लाइन है, लेट्स से बिफोर डिफॉर्मेशन, तो आफ्टर डिफॉर्मेशन भी, डिफॉर्मेशन के बाद लंबा हो जाएगा, जाहिर है ये आपस में एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, यस, बट प्लेन सेक्शंस, प्लेन्स रिमेन प्लेन्स एंड स्ट्रेट, मतलब प्लेन सेक्शंस रिमेन प्लेन। एक तो पहला पार्ट प्लेन, यानी प्लेन क्या होता है?
ये चीज, ये प्लेन नहीं रहा ना, ठीक है। और इनमें डिस्टेंस बेशक बढ़ गया, ये डिस्टेंस कम था, ये डिस्टेंस बढ़ गया, वो तो अलाउड है, बट ये दोनों लाइनें पैरेलल भी रहे और प्लेन भी रहे। ये स्ट्रेट नहीं कहना चाहिए, स्ट्रेट तो प्लेन होता ही है, पैरेलल, ठीक हो। ये हमारी अजम्पशन थी, यही वजह थी कि सेंट वेलेंस प्रिंसिपल जहां अप्लाई नहीं हो, जहां पे ये स्ट्रेस फार्मूला अप्लाई नहीं होता, वहां क्या था, जहां शुरू में हमने कहा था ना एक खास रीजन तक यू कैन नॉट अप्लाई स्ट्रेस फार्मूला। क्यों? उस वक्त भी मैंने आपको बताया था, एक लेट्स से हम इसको शुरू में सब डिवाइड कर दें, स्ट्रेट लाइन समझें इनको, वैसे बिल्कुल स्ट्रेट लग नहीं रही बट समझें इनको स्ट्रेट। अच्छा, व्हेन यू अप्लाई द लोड लाइक दिस, तो होता क्या है, आफ्टर डिफॉर्मेशन शुरू यहाँ पे दायरा जहाँ लोड लग रहा है वहाँ थोड़ा सा टिल्ट आ जाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दे आफ्टर डिफॉर्मेशन आल्सो दे आर स्ट्रेट, मतलब इनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेड लाइंस आर फर्दर अपार्ट देन ब्लू लाइंस बट दे आर प्लेन इन अ सर्टेन रीजन। अच्छा, फिर जब एंड पे दूसरी तरफ आप जाते हैं ना, फिर यहाँ पे इसकी डिफॉर्मेशन थोड़ी सी और फिर स्ट्रेट। तो ये जो रीजन है ना जहाँ ये स्ट्रेट रहते हैं, ओनली दिस रीजन इज वेयर P over A एक्ट, मतलब वो जो हमने बात कही थी ना कि सर्टेन पार्ट रिमूव, तो वहां assumption यही थी बेसिकली, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन। अगर जहां नहीं रहेंगे वहां पे हमारा P over A फॉर्मूला नहीं चलेगा। व्हाई? बिकॉज वहां फिर टोटल लोड जो है ना, ये सारा एरिया इक्वल नहीं ले रहा ना, फिर यहाँ ज्यादा एरिया लोड ले रहा है और यहाँ कम ले रहा है। सो वहां पे फिर आपका वो सिंपल वो जो स्ट्रेस को कांस्टेंट लेके बाहर निकालने वाला काम नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ भी हमारी in a slightly different way, not exactly in the same way, but here also the assumption will be, यहाँ लिखा हुआ है, circles remain circular and radial lines remain straight, ठीक है। यानी ये दूसरे लफ्जों में, एक ये आपने प्लेन बिफोर डिफॉर्मेशन, एक और प्लेन लेट से लिया, ठीक है। अब जब आपने इसको डिफॉर्म कर दिया आफ्टर अप्लाइंग टॉर्क, तो हो ये रहा है, ये नहीं हुआ कि वो सर्कल जो हैं वो सर्कल नहीं रहे, वो प्लेन नहीं रहे। सर्कल्स पहले भी सर्कल थे और प्लेन रहेंगे, और सिर्फ वो ट्विस्ट कर गए, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम। अगर ये बॉडी मैं साइड से आपको दिखाऊं, और ये जो मैंने एक आपको एक प्लेन दिखाया है, ये आफ्टर डिफॉर्मेशन आल्सो इट विल बी लाइक दिस। ये प्लेन ऐसे करके नहीं होगा, एक्सियल डायरेक्शन में थोड़ा सा इस, अगर ये हो जाए इसको कहते हैं वार्पिंग। ये खास फिनोमेना है वार्पिंग, ठीक है। ये वार्पिंग अगर हो गई ना, तो हमारी ये अजम्पशन खराब हो जाएगी, और अगर ये अजम्पशन हमारी खराब हो गई ना, तो फिर हमारा जो एनालिसिस, वो सिंपल वाला एनालिसिस है, वो नहीं चलेगा। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में ये अजम्पशन जो हमारी है कि वार्पिंग नहीं होती, सर्कल्स रिमेन सर्कुलर, ये वैलिड है, ठीक है। अगेन स्लाइटली अवे फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन, वो तो मसला, वो तो सेंट वेलेंस वाला मसला तो उधर भी है, बिल्कुल इधर तो नहीं चलेगा, लेकिन जरा सा दूर चले जाएं तो प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन, ठीक है। यानी इस पे भी एक डिबेट हो सकती है कि यहाँ पे क्या होता है, लेकिन फिलहाल इसको जरा खासतौर पे जहाँ सेक्शन चेंज होता है वहाँ पे ये मामला नहीं रहते। बट अगेन जो बल्क ऑफ द मटेरियल है उस पे ये अजम्पशन नहीं, ये नहीं कि हमारी कोई कन्वीनियंस है इसमें कि हमें हमारी ख्वाहिश है कैसे हो, नहीं, इट इज ट्रू। सर्कुलर प्रॉब्लम्स में इट हैपन्स टू बी ट्रू एंड दैट इज व्हाई वी विल डील विद देम। अच्छा, अब मैं आपको एक और ग्राफिक दिखाता हूँ। एनी अदर सेक्शन एक्सेप्ट सर्कुलर में ये वैलिड नहीं रहती अजम्पशन, ये जो अजम्पशन है ना हमारी, जिसकी वजह से वी डोंट कंसिडर दैट। अब ये देखिए, मैं आपको दो, दिस इज अ गुड ग्राफिक, ये देखिए बिफोर डिफॉर्मेशन ये एक प्लेन था, ये ग्रीन में, ठीक है ना, सर्कुलर है। तो घुमा दिया आपने, जाहिर है उसमें वो जो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक लाइन ओरिजिनली ये थी, आफ्टर डिफॉर्मेशन ये चली गई, तो जाहिर है ये सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन थोड़ी सी ट्विस्ट ऐसे हो जाएंगी, ऐसे ऐसे करके हो जाएंगी, लेकिन ये जो सेक्शन है वो प्लेन ही रहा, ट्विस्ट कर गया बिल्कुल,
लेकिन वो प्लेन ही रहेगी, देखिए ये बिल्कुल कोई वापिंग नहीं आफ्टर डिफॉर्मेशन। ये तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस तो ट्विस्ट हो जाएंगी, नो प्रॉब्लम, बट ये सेक्शन सारे आप पैरेलल ही हैं आपस में, बिल्कुल पैरेलल है, ठीक। अच्छा अब आप जरा सर ये एनी अदर सेक्शन, ये इधर यहाँ पे रेक्टेंगल स्क्वायर सेक्शन दिखाया है, बट ट्रायंगल में भी ऐसे ही होगा, रेक्टेंगल में भी ऐसे ही होगा, एनी अदर सेक्शन। शुरू में ये सारे बिल्कुल स्ट्रेट, ये जरा देखें क्या हो रहा है, ये जो ऐसे, ये जो थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए ये जो ऐसे हो रहा है, थोड़ा सा मैं एग्जैजरेटेड दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की तरफ वापिंग हुई हुई है। तो जब ये हो जाएगा तो हमारा एनालिसिस फिर इसमें नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये पहली तो लिमिटेशन ये देख लें कि हमने इन चीज़ों को डील इस कोर्स में नहीं करना। जब मैं कहता हूँ इस कोर्स में नहीं करना, तो बस इस कोर्स में नहीं करना, ये नहीं कि दुनिया में ख़त्म हो गई ये चीज़ें। दुनिया में हर तरह के सेक्शन के शाफ्ट होते हैं। वी हैव मेथड्स, समटाइम्स दे आर एम्पिरिकल मेथड, बहुत ज़्यादा क्लीन एनालिटिकल मेथड नहीं होते, तो हम एक्सपेरिमेंट से कुछ ना कुछ निकाल के थोड़ा सा मदद ले लेते हैं। बट अगेन हम तो चला रहे हैं ना, दुनिया में सब कुछ चल रहा है, बट यहाँ हम डील इस एटलीस्ट कोर्स में हम डील नहीं करें, ठीक है। अच्छा अब एक और पॉइंट, वो जो कि मतलब ये प्रिलिमिनरी बातें हो जाना, फिर हम प्रॉपर अगली क्लास से तो प्रॉपर इसका एनालिसिस शुरू करते हैं, ये सारा कुछ ड्राइव भी करना है, फिर प्रॉब्लम भी करना है। एक और पॉइंट जो बहुत तंग करता है अक्सर लोगों को, और आई थिंक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई एट द वेरी स्टार्ट, एंड दैट प्रॉब्लम इज, टाइम कितना रह गया जी? सर 2 मिनट, 2 मिनट, बस 2 मिनट का पॉइंट भी 2 मिनट का ही है, ठीक है। वो ये कि ऐसे लगता है, खासतौर पे जो न्यू कमर्स हैं, उनको ऐसे लगता है कि यार ये प्रॉब्लम्स जब आएंगे ना, तो विल ट्राई कि हम इस तरह के प्रॉब्लम ना दें, या दें भी तो आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करें कि क्या हो रहा है। लेट्स से इस तरह का प्रॉब्लम आया, ये आप समझ रहे हैं, यहाँ पे मैंने वॉल के साथ फिक्स किया, यहाँ टॉक दे दिया, लेट्स से आप जो फाइंड स्ट्रेस हियर, एंड ये नहीं होगा, शेयर स्ट्रेस होगा, लेकिन बार विल डिस्कस दैट लेटर ऑन, स्ट्रेस की टाइप और वो सारा कुछ हम अभी मैं जरा वाइडर बड़ी बात कर रहा हूँ, ये डिटेल्ड बातें हम करेंगे, अभी मेन बातें होगी। इस पे स्ट्रेस मालूम करें, एंगल ऑफ ट्विस्ट मालूम करें। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा कि भाई शुरू में एक आपने रेडियस से कोई भी एक पॉइंट चूज किया, इसी तरह उसका काउंटर पार्ट यहाँ चूज किया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाई आपने। अब जब टॉक दिया तो जाहिर है ये लाइन ट्विस्ट हो जाएगी ना, ये थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा था जो रेडियल लाइन है वो जब सर्कल रहता है तो रेडियल लाइन रहती है, ठीक है। ये भी बात सर्कुलर में कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसे तो ये एंगल ऑफ ट्विस्ट आ गया, ठीक है। ये मालूम करना है, ये करना है, व्हाटएवर। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स टेंड टू थिंक यार ये क्या, मतलब इस तरह एक चीज है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, ये कोई शाफ्ट तो लग नहीं रहा। शाफ्ट होता है ना मोटर के अंदर, मोटर के अंदर एक शाफ्ट होता है। इसी तरह हर रोटेटिंग मशीनरी में, कोई आपके घर में डंकी पंप होगा, सारा कुछ होगा, उसमें शाफ्ट के बगैर कुछ भी नहीं है, हर चीज। अच्छा अल्लाह मियां ने कमाल काम किया, अल्लाह मियां ने पूरी बॉडी बना दी विदाउट एनी शाफ्ट, यानी उस तरह का रोटेटिंग शाफ्ट, ठीक है ना। अदरवाइज मैकेनिकल इंजीनियर्स तो सुबह ही उनकी शाफ्ट से होती है, ठीक है ना, वो हर काम ही शाफ्ट से करते हैं, ठीक है। उसकी वजह ना रेपिटेटिव मोशन जब भी चाहिए तो आपको एक कंटिन्यूअस मोशन चाहिए ना, तो उसके लिए तो जाहिर है एक चीज घूमती रहेगी तो होगा ना काम। तो यार ये सारे सवाल हमसे इस तरह के करवाते हैं, तो हम बातें बड़ी बड़ी होती हैं कि जी शाफ्ट और फलाना। ही थिंक टू अंडरस्टैंड इज दिस कि ये चीज अगर फिक्स ना भी हो, यानी अब मोटर में क्या होगा, मोटर में फॉर एग्जांपल ये एक बेयरिंग लगी हुई है, इधर भी एक बेयरिंग लगी हुई है, मैं कोई भी यानी रोटेटिंग इक्विपमेंट की बात कर लें, यहाँ पे लेट से एक गियर है, अच्छा यहाँ पे एक और गियर है, अब यहाँ एक और शाफ्ट लगा, ठीक है ना, यहाँ भी ज़ाहिर है बेयरिंग होंगी, ठीक है। इसी तरह मोशन होता है ना ट्रांसमिट। और लेट से कि इसको आपने किसी कपलिंग के थ्रू इसको आपने मोटर के साथ कनेक्ट किया हुआ, ये मोटर है, ठीक है। और जाहिर है इसके ये भी हो रहा है, इधर से आपने इस शाफ्ट के जरिए स्पीड ज़्यादा कम करके या व्हाटएवर, तो इससे आप कोई और चीज़ चला रहे हैं, यानी इसको साइज बड़ा कर दूं गियर का, इसका छोटा कर दूं, एक का बड़ा कर दूं, एक का छोटा कर दूं, स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी ना, तो इससे मैं कोई डूइंग सम मैकेनिकल वर्क, ये आपका वो पंप वगैरह में भी ऐसे होता है, ठीक है ना। अच्छा अब कहने को
इस सिस्टम में तो कोई दीवार के साथ कोई चीज़ फिक्स नहीं है ना, कोई चीज़ फिक्स नहीं है। तो ये वाली जो ऊपर सिचुएशन है ये तो नहीं बनेगी ये वाली, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, तो मैं आपको ये जो बताना चाहता हूँ, जो पॉइंट थोड़ा सा मे बी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, वो ये है कि जब ये लेट्स से इधर से आप ना कोई पुली के थ्रू वेट करते हैं, लेट्स वेट करते हैं, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि इस शाफ्ट को आप देखें, इस शाफ्ट में यहां तो मोटर का टॉर्क है, ठीक है ना, ये तो नजर आ रहा है। ये जो टॉर्क है ना इक्वल एंड ऑपोजिट, ये इस पुली, ये जो पुली का जो वर्क डन करना आपने, ये उसका टॉर्क इस पे अप्लाई हो रहा होता है। इनफैक्ट एक इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क जनरेट होता है इस तरह इधर भी, यानी ये जरूरी नहीं है कि एक चीज फिक्स होगी उधर से आप घुमाएंगे तो टॉर्क जनरेट हो रहा है। ये टॉर्क जाहिर है वो तो ये जो ट्विस्टिंग मोशन आना है, ये ट्विस्टिंग मोशन, ये तो इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क से आना ना, इसमें एक इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क इसमें भी जनरेट होता है, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही एक एंगल ऑफ ट्विस्ट आता है, बिल्कुल वैसे ही शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। तो यानी ये कहने की, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार ये कोई फिक्स ही चीज होगी, चाहे फिक्स शाफ्ट हो जैसे ये है, या जो मोटर्स में यूज होता है जो चल रहा होता है, ठीक है, उसमें जब वो एक खास इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, then you have to consider it as the same thing that you have considered here, ठीक है ना। यानी उससे पहले क्या होगा, मोटर आपने स्टार्ट की, उस वक्त आपने एक टॉर्क दिया, टॉर्क जाहिर है अनबैलेंस टॉर्क है। अनबैलेंस टॉर्क का मतलब ये है कि अभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ, तो इट मींस एक्सेलरेशन आई, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन स्पीड, ठीक है। ये आप समझ आ रही है ना आपको। अच्छा, इंक्रीज इन स्पीड होते एक पॉइंट पे आके जब स्पीड कांस्टेंट हो गई, व्हाट इज हैपनिंग देयर, व्हाट हैज हैपेंड दैट द स्पीड इज कांस्टेंट नाउ। इसका मतलब ये है अगर इसमें अनबैलेंस टॉर्क होता तो फिर तो ये स्पीड इंडेफिनिटली बढ़ती रहती, नहीं बढ़ रही ना, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब ये है कि आपका जो टॉर्क है ना वो अब वो बेसिकली बैलेंस हो गया। अब जितना उस पर यानी इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क, इधर से तो एक टॉर्क है ही, एक उसका जो लोड है वो भी है, ठीक है। सो नाउ दे आर बैलेंस्ड। अब इस सिचुएशन के बाद उसमें ये एक लैग जनरेट हो जाएगा जब ये टी और टी बराबर होगा ना। पहले तो आप उसको रिजिड बॉडी भी मोशन कंसिडर कर सकते हैं, बस वो घूमना शुरू हो गया, लेकिन वो घूमना शुरू इसलिए हो गया क्योंकि अभी बैलेंसिंग टॉर्क है वो अभी वहां तक नहीं पहुंचा। लेकिन जब लोड उस पर पूरा अप्लाई हो जाएगा, जब उसने पानी लेट से भेजना शुरू कर दिया, तो अब उस टॉर्क में आपकी मोटर चलती हुई मोटर में भी जो टॉर्क जो शाफ्ट है ना वो अब एक खास तरह का ट्विस्ट हो गया हुआ है, खास लेवल का। अब वो ट्विस्ट उसमें बरकरार रहेगा जब तक दैट यू डोंट स्विच ऑफ दैट मोटर। जब स्विच ऑफ मोटर करेंगे तो वापस वो फिर वो बिल्कुल ये जो लाइन, ये ग्रीन और ब्लू लाइन है, ये दोबारा एक ही हो जाएंगी। जितनी देर ये चल रही होगी मोटर उतनी देर ये एक एंगल ऑफ ट्विस्ट रहेगा। सो योर होल डिस्कशन जो हम करने जा रहे हैं that is valid on every kind of shaft, ये आपके ज़हन में होना चाहिए, ठीक है जी। For now I think this is enough। आज तो टोटल इंट्रोडक्शन था, कोई ऐसी चीज़ नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह प्रॉपर इसको भी थोड़ा सा एनालिटिकली, थोड़ा सा कॉन्क्रीट नंबर्स के साथ और फिर विद अ व्यू टू बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम ये हम करेंगे। अगर कोई एक आध मिनट में कोई सवाल है तो कर लीजिए।